गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में आज मैं आपके सामने एक और नई यूनिट लेकर के आया हूं और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने वाला हूं। अगर आपको ये सारे प्रश्न के आंसर्स पता हैं तो बहुत अच्छा है, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। आप मेरी प्लेलिस्ट पर जा कर के उस क्वेश्चंस के आंसर को देख सकते हैं और यदि कोई अन्य टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। आज की जो यूनिट है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसह संयोजी यौगिक है। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो अब तक पूछे जा चुके हैं। आप स्क्रीन पर देखना, आपके सामने स्क्रीन पर लगातार प्रश्न आएंगे जो लॉन्ग आंसर्स भी होंगे, शॉर्ट आंसर्स भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, सबसे पहले इस यूनिट से ही एक शॉर्ट आंसर्स की श्रृंखला आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट आंसर्स के क्रम में इस यूनिट से सबसे पहले यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उपसह संयोजी यौगिक क्या है। उपसह संयोजी यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसे कहते हैं, इसके एग्जाम्पल दीजिए। सबसे पहले यही प्रश्न आपको बता दूं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा, इसी का प्रश्न एक और भी आता है, द्विक सॉल्ट, डबल सॉल्ट भी जिसको कहते हैं। तो द्विक लवण या द्विक सॉल्ट करके, डबल सॉल्ट करके भी प्रश्न बन सकता है, एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा। तो ये दो प्रश्न रहे। तीसरा प्रश्न इसी का सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपके सामने बोलने वाला हूं कि संकुल लवण किसे कहा जाता है। संकुल लवण और उपसह संयोजक यौगिक एक ही चीज है, आप ध्यान रखना, भाषा चेंज हो सकती है लेकिन प्रश्न आपको आता है। संकुल यौगिक, जटिल यौगिक, उपसह संयोजक यौगिक, ये तीनों एक ही चीज है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न इसी के क्रम में और भी आ सकता है इसी यूनिट से, और वह प्रश्न है, केंद्रीय धातु आयन को उदाहरण देकर समझाइए। केंद्रीय धातु आयन को उदाहरण देकर के समझाइए। इसको हम लोग सेंट्रल मेटल आयन भी कहते हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन पर एक प्रश्न बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करता हूं, मैं थोड़ा स्पीडली बच्चों प्रश्न आपको बताऊंगा क्योंकि अब समय आपके लिए कम है और आप जल्दी से जल्दी टॉपिक्स को क्लियर करके आप अपनी बेहतरीन तैयारी करें। अगला प्रश्न इसी पर आपको मिलेगा, वो प्रश्न है, लिगेंड क्या है। लिगेंड क्या है उदाहरण सहित समझाइए। ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो लिगेंड किसे कहते हैं, सीएमआई सेंट्रल मेटल आयन यानी केंद्रीय धातु आयन किसे कहते हैं, ये दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसी इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला में मैं आगे बात करता हूं। आगे प्रश्न लिखा हुआ है कि दाता परमाणु के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए। लिगेंड क्या है ये तो अलग से पूछा जा सकता है, वर्गीकरण भी आपको देना पड़ेगा। दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए। ये आप अपना प्रश्न नोट करते जाइए, कंटिन्यू आप प्रश्न को नोट करते जाइए। यदि आपने नोट ना कर पाया हो तो वीडियो को वापस रिटर्न करके बैक करके देख लीजिएगा ताकि आपके सारे प्रश्न आपकी कॉपी पर नोट हो जाए। तो दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण कीजिए, ये प्रश्न भी आपको मिल सकता है। उसके बाद मैं आगे के प्रश्न की बात करता हूं। आगे एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं, किलेटिंग लिगेंड। किलेटिंग लिगेंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके लिए एग्जाम में हो सकता है ये प्रश्न आपको मिले। तो किलेटिंग लिगेंड पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको अगर ये प्रश्न आते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो किलेटिंग लिगेंड वाला प्रश्न ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं आगे बढ़ता हूँ, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूँ। प्रश्न है, आप देखेंगे स्क्रीनशॉट पर, प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम पर टिप्पणी लिखी। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यानी प्रभावी परमाणु क्रमांक। तो ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए, आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। अगर आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालना नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ये आपके लिए 1 या 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा।
आगे की बात करता हूँ, कुछ लॉन्ग आंसर्स भी इसमें आपके लिए मैं आप लेकर के आया हूँ। लॉन्ग आंसर में आपके सामने बोर्ड पर आप देख रहे होंगे, ये पहला लॉन्ग आंसर मैं आपके लिए बोलने जा रहा हूँ, वर्नर सिद्धांत। वर्नर के उपसय संयोजी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रृंखला चल रही है, इनसे आपको प्रश्न मिलेगा, इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। तो आप सारे प्रश्नों को बहुत अच्छी तरीके से तैयार करें। तो प्रश्न क्या, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, वर्नर के उपसय संयोजी सिद्धांत को समझाइए, उसका वर्णन करना है, ध्यान रखना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। मैं आगे की बात करता हूँ। आगे इंपॉर्टेंट प्रश्न में बच्चों, उपसय संयोजी यौगिकों के वर्नर सिद्धांत में कुछ संरचनाएं भी पूछ सकता है। संरचनाएं आपके सामने लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। COCl3.6NH3 की स्ट्रक्चर पूछ सकता है। COCl3.6NH3 की स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। COCl3.4NH3 की स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। COCl3.3NH3 की स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है। तो वर्नर सिद्धांत जब भी प्रश्न पूछा जाएगा तो ये सारे पॉइंट आपके शामिल होंगे। इसके साथ साथ वर्नर सिद्धांत की सीमाएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वर्नर सिद्धांत की सीमाएं भी स्टूडेंट्स आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए, ये भी लॉन्ग आंसर है और ये है संयोजी बंध सिद्धांत। उपसय संयोजी यौगिकों के लिए संयोजी बंध सिद्धांत बताइए। स्टूडेंट्स, संयोजी बंध सिद्धांत, वर्नर सिद्धांत, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना, इनसे कहीं ना कहीं आपको प्रश्न मिलने वाला है। और जब भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे तो इनके साथ में कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर पूछे जाएंगे। तो उपसय संयोजक यौगिकों के सही संयोजी सिद्धांत का वर्णन कीजिए। और इसके साथ साथ बच्चों, आपसे संयोजी बंध सिद्धांत के आधार पर संरचनाएं भी पूछी जा सकती हैं। आपके सामने मैंने लिख रखा है किन किन यौगिकों की संरचनाएं आपसे पूछ सकते हैं। जैसे एक यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है NiCN का होल टेट्रा ऊपर 2 नेगेटिव, आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी होगी। NiCN का होल टेट्रा ऊपर 2 नेगेटिव, आपको इसकी स्ट्रक्चर बतानी होगी। एक और लिखा हुआ है NiCl4 ऊपर 2 नेगेटिव, तो आपको इन दोनों की स्ट्रक्चर बतानी होगी। आपसे इनमें स्ट्रक्चर के साथ साथ आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, आपसे संकरण भी पूछ सकता है। एक और स्ट्रक्चर आपके सामने आप देख रहे होंगे NiCO का होल 4, इसका भी आपसे स्ट्रक्चर, आपसे संकर्ण पूछ सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए रहा, आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। आगे बढ़ते हैं, एक और इसी में स्ट्रक्चर है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6 बड़ी ब्रैकेट बंद, बाहर Cl3, इसकी भी आपसे स्ट्रक्चर पूछ सकता है, इसकी भी आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। इसके साथ साथ एक और स्ट्रक्चर, ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स पूछी गई हैं, वो स्ट्रक्चर है COF6 ऊपर 3 नेगेटिव, COF6 ऊपर 3 नेगेटिव, इसकी भी स्ट्रक्चर आपसे पूछी जा सकती है, आपको ध्यान रखनी है। स्ट्रक्चर के साथ साथ मैं बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन भी आपको निकालने को पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं भी आपको याद रखनी है। आपसे संयोजी बंध सिद्धांत की सीमाएं भी पूछ सकते हैं, प्रश्न किसी भी एक आधार पर आ सकता है। तो आपको सारे प्रश्नों के उत्तर बखूबी बहुत ही ध्यान से देना है। आगे बढ़ते हैं, CFT के बाद एक और लॉन्ग आंसर, BVT के बाद एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, और वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है CFT, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए। क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के बिंदुओं को समझाइए। और क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत दो तरीके से पूछा जाएगा, या तो अष्टफलकी के लिए स्टूडेंट्स पूछा जाएगा या चतुष्फलकी के लिए पूछा जाएगा। दोनों में आपको अलग अलग चित्र बनाना है, बहुत ध्यान से प्रश्न को करना है। चतुष्फलकी के लिए अलग बनाना है, अष्टफलकी के लिए अलग बनाना है। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जिसकी समन्वय संख्या 4 है उसके लिए CFT बताइए, ऐसे योगी जिनकी समन्वय संख्या 6 है उसके लिए CFT समझाइए। तो जिसके लिए 6 है आप ध्यान रखना वो अष्टफलकी है, जिसके लिए 4 है आप ध्यान रखना वो चतुष्फलकी है। तो CFT को किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन के आंसर को आप मैनेज करेंगे, उसके बाद आप उसका आंसर देंगे।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें जो शॉर्ट आंसर के रूप में पूछा जाएगा, वो प्रश्न आपके सामने है स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। ये प्रश्न भी आपसे पूछ सकते हैं, ये प्रश्न भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आपको सारी बातें ध्यान रखनी है और अपनी तैयारी को बेहतर करना है। साथ ही साथ एक प्रश्न और मैं बता दूं आपके लिए, जो इससे बनेगा वो IUPAC है। तो IUPAC भी यहाँ से प्रश्न बनेगा। IUPAC कंपाउंड के नेम दिए होंगे, आपको उनकी स्ट्रक्चर बतानी है, या फिर स्ट्रक्चर दी होगी, आपको उनके नाम बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी लोगों ने यहाँ तक सारी चीज़ों को कवर कर रखा है तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ। अगर सारे प्रश्न आपको पता है स्टूडेंट्स, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। और अगर कोई भी प्रश्न आपको कठिन लग रहा हो, किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको ना मिल रहा हो, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स पर मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।